सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 18 कन्याकुमारी नामक पाठ का पाठन करेंगे और इस पाठ को हंसराज दर्शक जी ने लिखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षण पूर्व गतिविधियाँ, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी उन प्रश्नों के उत्तर मन में सोचेंगे। पहला प्रश्न है, यात्रा में जाने से पहले क्या तैयारी करनी पड़ती है। आप कहीं जाते हैं तो जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं, उनके बारे में सोचेंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि जाने से पहले कपड़े रखते हैं, खाने पीने का कुछ सामान भी लेते हैं और पानी है, टिफ़िन है, ब्रश है, मंजन है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो प्रतिदिन ज़रूरत पड़ती हैं, तो उन सारी चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं। तो यात्रा में जाने से पहले ये सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, यात्रा के दौरान मनुष्य को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जब यात्रा में जाते हैं तो अगर सामान ख़त्म हो गया तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ दुकानें नहीं होती, तो वह सामान नहीं मिल पाता। कहीं कहीं पानी की दिक्कत भी होती है। कभी कभी मान लीजिए रिजर्वेशन में नहीं है, साधारण तरीके से बस से यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो भीड़ में खड़े होकर के भी यात्रा करनी पड़ती है और कभी कभी सीट भी मिल जाती है। भीड़ अधिक होने से धक्के भी खाने पड़ते हैं, गर्मी भी महसूस होती है। इस तरह से तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान की भी सुरक्षा करनी पड़ती है। अगर सामान की सुरक्षा नहीं किए तो सामान चोरी भी हो सकता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि तरह तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, किसी पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो समुद्र तट पर स्थित हो। तो आप सभी को मालूम होगा कि गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, समुद्र तट पर स्थित, और इधर कन्याकुमारी पर्यटन स्थल है, ये भी समुद्र के किनारे स्थित है। तो आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे कन्याकुमारी घूमने के लिए। तो आइए आज जो है कन्याकुमारी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी। विद्यार्थियों, विवेकानंद स्मारक शिला भी कन्याकुमारी में है। कहते हैं यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य है वो बहुत ही मनोरम और अद्भुत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पाठ का पाठन करते हैं। तो पाठ है आपका कन्याकुमारी। चलिए पढ़ते हैं। लेखक कह रहा है, पर्यटन का शौक मुझे बचपन में ही लग गया था और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह शौक बढ़ता रहा। सन 1976 यानी 1976 की ग्रीष्म ऋतु कश्मीर घाटी में सिंधु नदी के किनारे घूमते हुए एक दिन मेरे मन में दक्षिणी तट पर स्थित त्रिसिंधु की संगम स्थली कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। तो विद्यार्थियों, संगम स्थली का तात्पर्य है मिलने का स्थान, यानी त्रिसिंधु क्या है? 3 सिंधु। अब आपको मालूम होगा कि त्रिसिंधु में, जिसमें से पूरब की तरफ है आपका बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है, ये तीनों आपस में मिलते हैं, इसलिए यहाँ त्रिसिंधु नाम
दिया गया है। पर्यटन क्या होता है? देशाटन या भ्रमण, घूमना या भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। प्रबल का तात्पर्य है तीव्र इच्छा, यानी मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि वहाँ जाना ही है। आतुर हो गया लेखक ने कहा, बचपन में मुझे पर्यटन का शौक लग गया था और जब मैं कश्मीर घाटी में 1976 में घूम रहा था तो मेरे मन में कन्याकुमारी को देखने की इच्छा जागृत हुई। आगे लेखक कहता है, यात्रा का आवश्यक प्रबंध करके हम नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर कन्याकुमारी के लिए चल पड़े। लेखक किस गाड़ी में सवार हुआ? कर्नाटक केरल एक्सप्रेस। किस गाड़ी में? कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर के किस ओर चल पड़ा? कन्याकुमारी की ओर। कौन? लेखक। आगे लेखक ने कहा, 3041 किलोमीटर यानी 3041 किलोमीटर लंबी यात्रा में यह गाड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को छूती हुई केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंची। 3041 किलोमीटर की दूरी तय करने के यात्रा जो थी, उस यात्रा में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन राज्यों की सीमाओं को गाड़ी ने छुआ और कहाँ पहुँच गई? त्रिवेंद्रम। विद्यार्थियों, पहले केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, जिसे त्रिवेंद्रम नाम से जाना जाता था और आजकल तिरुवनंतपुरम के नाम से जानी जाती है, जहाँ से कन्याकुमारी सिर्फ 90 किलोमीटर ही दूर है। अब त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की दूरी 90 किलोमीटर है। आगे लेखक कहता है, इस यात्रा में मेरे साथ मेरे एक छविकार मित्र श्री हरीश वर्मा भी थे। यानी छविकार मित्र यानी फोटोग्राफर, जो चित्रकार या फोटोग्राफर जिसे कहते हैं, वह मित्र भी लेखक के साथ थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेन में बैठे हुए हैं कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में, और साथ में लेखक है और लेखक के बगल में छविकार मित्र बैठा हुआ है। आगे लेखक कहता है, 2 दिन की रेल यात्रा के पश्चात 15 जनवरी की सुबह को हमने त्रिवेंद्रम पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया तथा भोजन करके मध्याह्न 2 बजे के करीब हम केरल राज्य जनवरी को वह त्रिवेंद्रम पहुंच गए। केरल राज्य मार्ग परिवहन निगम की बस से कन्याकुमारी की ओर चल दिए। त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग बड़ा ही मोहक है। सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल, धान और गन्ने के हरे भरे खेत और शीतल समुद्री हवाओं के सुखद झोंकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हम 4:30 बजे विवेकानंद शिला मंडप के सामने जाकर रुके। यह मंडप कन्याकुमारी के पूर्व में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान पर बना हुआ है। सन 1882 में स्वामी विवेकानंद देश के अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंत में कन्याकुमारी पहुंचे थे। अमेरिका प्रस्थान से पूर्व वे कुछ दिनों तक यही चिंतन करते रहे। जिस शिला में बैठकर स्वामी जी ने समाधि लगाई थी उसे विवेकानंद शिला कहते हैं। सन 1963 यानी 1962 और 1963 में स्वामी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण हुआ। स्वामी विवेकानंद की सन्यासी मुद्रा में खड़ी 3.25 मीटर ऊंची काले चमकीले पत्थर की भव्य मूर्ति यहाँ आए दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है।
समुद्र के अंदर बने इस मंडप तक पहुंचने के लिए यात्रियों को तट से शिला तक की यात्रा नाव में बैठकर करनी होती है। वास्तव में कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी 5-6 हजार के लगभग होगी। यहाँ का भूभाग ऊंचाई पर होने के कारण समुद्री लहरों के प्रकोप से हर तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर एक ही बाजार है जिसमें सागर में मिलने वाली वस्तुओं जैसे शंख, मोती, हीरा इत्यादि की कई दुकानें हैं जिन्हें लोग सौगात के रूप में मोल लेकर अपने अपने प्रदेशों को लौटते हैं। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक पाठन करेंगे और जो भी कठिन शब्द होंगे उन शब्दों को आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आइए अब शब्दार्थों को देखें। तो विद्यार्थियों, अभिवादन का अर्थ है वंदना और चिंतन का अर्थ है ध्यान या स्मरण, भव्य का अर्थ है सुंदर और सौगात का अर्थ है भेंट, प्रकोप का अर्थ है क्रोध और आवेश, इसके पश्चात समाधि का अर्थ है मन लगाना या ध्यान लगाना। तो आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी आपने गद्य खंड पढ़े और अब उन गद्य खंडों से संबंधित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप मन में सोचेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसी पर्यटन विद्यार्थियों प्रश्न है, किसे पर्यटन का शौक बचपन से लग गया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि लेखक को पर्यटन का शौक बचपन से लग गया था। लेखक के मन में कहाँ की यात्रा की प्रबल इच्छा हुई? तो आप सभी को मालूम होगा कि लेखक के मन में त्रिसिंधु की संगम स्थली कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई, यानी कन्याकुमारी के तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किस गाड़ी में सवार होकर लेखक कन्याकुमारी की ओर चल पड़ा? किस गाड़ी में सवार होकर लेखक कन्याकुमारी की ओर चल पड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर लेखक कन्याकुमारी की ओर चल पड़ा। किस गाड़ी में? कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर लेखक कन्याकुमारी की ओर चल पड़ा। अगला प्रश्न है, किन राज्यों की सीमाओं को छूती हुई कर्नाटक केरल एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम पहुंची? प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। किन राज्यों की सीमाओं को छूती हुई कर्नाटक केरल एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम पहुंची? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमाओं को छूती हुई कर्नाटक केरल एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम पहुंची। इसके पश्चात अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी कितने किलोमीटर दूर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 90 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, छविकार शब्द का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, छविकार शब्द का अर्थ है चित्रकार या फोटोग्राफर। क्या है? चित्रकार या फोटोग्राफर। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के मित्र का क्या नाम था? लेखक के मित्र का क्या नाम था? तो आप सभी को मालूम होगा कि लेखक के मित्र का नाम श्री हरीश वर्मा था। क्या नाम था? श्री हरीश वर्मा। हरीश वर्मा कैसे लिखते हैं? हरीश वर्मा। तो लेखक के मित्र का नाम श्री हरीश वर्मा था। अगला प्रश्न है,
किस तारीख को लेखक त्रिवेंद्रम पहुंचा? तो 15 जनवरी की सुबह को लेखक त्रिवेंद्रम पहुंचा। किस तारीख को? 15 जनवरी को लेखक त्रिवेंद्रम पहुंचा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग मोहक क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग मोहक इसलिए है क्योंकि सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल, धान और गन्ने के हरे भरे खेत और शीतल समुद्री हवाओं के सुखद झोंके अभिवादन करते हुए या स्वागत करते हुए प्रतीत होते हैं। फिर से समझेंगे, त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग मोहक इसलिए है क्योंकि सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल, धान और गन्ने के हरे भरे खेत, शीतल समुद्री हवाओं के सुखद झोंके अभिवादन करते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी की यात्रा कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी की यात्रा कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी की यात्रा 1882 यानी 1882 में की थी। 1882 यानी 1882 तो 1882 में की थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण 1962-63 में हुआ। कब हुआ? 1962-63 में। 1962 और 63 में। 1962 कैसे लिखते हैं ध्यान से देखेंगे, 1962 और डैश 63, तो 1962-63 में हुआ। या 1963 1962 और 1963 में हुआ था। अगला प्रश्न है विवेकानंद शिला कहाँ है? तो विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में है। विवेकानंद शिला किसे कहते हैं? तो जिस स्थान पर विवेकानंद जी ने समाधि लगाई थी उसे विवेकानंद शिला कहते हैं। यानी जिस स्थान पर विवेकानंद जी ने समाधि लगाई थी वहीं पर विवेकानंद शिला का निर्माण किया गया है, उसे ही विवेकानंद शिला कहते हैं। समाधि शब्द का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों समाधि शब्द का अर्थ है मन लगाना या ध्यान लगाना। समाधि शब्द का क्या अर्थ है? तो मन लगाना या ध्यान लगाना। अगला प्रश्न है विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण किन पत्थरों से हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण जो है काले चमकीले पत्थरों से हुआ। फिर से समझेंगे, विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण काले चमकीले पत्थरों से हुआ। विवेकानंद शिला की ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विवेकानंद शिला की ऊंचाई लगभग 3.25 मीटर है। लगभग 3.25 मीटर है। अगला प्रश्न है चिंतन शब्द का क्या अर्थ है? तो चिंतन शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों ध्यान या स्मरण। ध्यान या स्मरण। अगला प्रश्न है लेखक को पर्यटन का शौक कब से लगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लेखक को पर्यटन का शौक बचपन से लगा। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी के बाजार की क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कन्याकुमारी के बाजार की यह विशेषता है कि यहाँ पर समुद्र से मिलने वाले सामान जैसे शंख, मोती, हीरा इत्यादि की बहुत सी दुकानें हैं। अगला प्रश्न है प्रकोप व सौगात शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रकोप का अर्थ है विद्यार्थियों क्रोध, आवेश या आपदा, और सौगात का अर्थ है भेंट,
प्रकोप का अर्थ है क्रोध, आवेश, और सौगात का अर्थ है भेंट। तो विद्यार्थियों, आज का कार्य केवल इतना ही था। तो आज आपका लेखन कार्य है पाठ 18 पढ़ें व समझें, कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद। बाय।